हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीआर सर्किट पढ़ा था। अब हम बात करेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट की। इसमें हम एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे और उसके बाद हम फेज स्टेटस, करंट स्टेटस और उसका सर्किट का इम्पीडेंस, वही सब फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़े थे। तो यहाँ पर एक इंडक्टर है, दिस इज अ इंडक्टर और इसका इंडक्टेंस L है, और एक कैपेसिटर है, ये इसका कैपेसिटेंस C है, और एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। इसको हमने सीरीज में कनेक्ट करके और यहाँ पर एक AC सोर्स अप्लाई कर दिया। ये हमने एक AC सोर्स यहाँ अप्लाई कर दिया। यहाँ हमने E sin ओमेगा t अप्लाई किया है। इसके क्रॉस वोल्टेज BL होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज BC मान लेते हैं और इसके क्रॉस वोल्टेज BR। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ पर हम वोल्टेज को एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट है वो रोटेटिंग वेक्टर है। तो यहाँ कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसका फेज़र डायग्राम हमें बनाना है। फेज़र डायग्राम के लिए हम यहाँ दो सर्किट को यहाँ कनेक्ट करेंगे। एक तो हम LR सर्किट को, सीरीज LR सर्किट को, और एक हम CR सर्किट के फेज़र डायग्राम को यहाँ हम कनेक्ट करेंगे। तो हमें LCR सीरीज सर्किट का हमें एक फेज़र डायग्राम मिल जाएगा। LR सर्किट का हमने फेज़र डायग्राम पढ़ा था। ये वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस था और ये रजिस्टर के अक्रॉस था। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल था। और हमने ये पढ़ा था LR सर्किट के लिए। CR सर्किट के लिए जब हम इसको यहाँ देखेंगे तो BR वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो ये था, और ये हमारा CR सर्किट के लिए होगा। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमें जो फेज़र डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये फेज़र डायग्राम मिलेगा। इसको अगर मैं दोबारा बनाऊंगा तो ये दोबारा डायग्राम, जब मैं इसको दोबारा बनाऊंगा तो मुझे ये डायग्राम मिलेगा। इधर VL माइनस BC हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे BR मिलेगा। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारा फेज़र डायग्राम वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर ये मिलेगा। रिजल्टेंट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा? तो अगर हम रिजल्टेंट देखें V, जिसकी वैल्यू हमारे E के बराबर निकल कर आएगी। तो V की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? अगर हम V की वैल्यू फाइंड आउट करें तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा हमें? रिजल्टेंट मिलेगा V = BL माइनस BC का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। तो यहाँ पर BL का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा IXL माइनस IXC का स्क्वायर प्लस V की जगह आ जाएगा यहाँ IR का स्क्वायर, राइट। तो ये हमें यहाँ मिल गया। इसको हम लिख सकते हैं IZ, Z सर्किट का इम्पीडेंस है। I हमने कॉमन कर लिया, बाहर आ गया। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? R स्क्वायर। इससे I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सर्किट का इम्पीडेंस क्या मिलेगा? सर्किट का इम्पीडेंस मिलेगा Z √ωL माइनस 1/ωc का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर सर्किट का इम्पीडेंस मिलेगा। मैंने पहले भी हर बार बताया आपको, इम्पीडेंस का रोल वही होगा जो एक R सर्किट में रजिस्टर का होता है। जैसे एक रजिस्टर क्या करता है? एक रजिस्टर करंट को अपोज करता है, ऐसे ही यहाँ पर इम्पीडेंस करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो यहाँ इम्पीडेंस को
यहाँ इम्पीडेंस को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेजर डायग्राम में फेज डिफरेंस क्या होगा करंट और वोल्टेज का, उसकी बात कर लेते हैं। तो अब हमें बताना है कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसके और करंट के बीच में फेज एंगल क्या होगा। अभी हमने देखा था कि ये जो वोल्टेज है रजिस्टर के अक्रॉस, करंट भी इसी के अलॉन्ग होगा, क्योंकि आर सर्किट में करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 0 होता है। तो इससे हम क्या मान लेते हैं, ये फेज एंगल है फाई, मतलब करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच में 5 डिग्री का फेज एंगल होगा। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल है, ये हमारा क्या है करंट है, इसके बीच में एंगल कितना है फाई। अब अगर हम यहाँ पर इसको फाई को निकालने की कोशिश करें तो वोल्टेज की टर्म में ये बी आर वैक्टर था और इधर वाला जो वेक्टर था वो वी एल माइनस बी सी था। तो हम यहाँ tan अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ tan फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी एल माइनस बी सी अपॉन बी आर। इसको अगर हम दोबारा कैलकुलेट करें तो आई कॉमन हो जाएगा, फिर से एक्सएल माइनस एक्सी ओवर कितना आ जाएगा आई आर, आई से आई फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी ओवर आर, ये आपको tan फाई मिल जाएगा। और अगर हम फाई की बात करें तो ये हमें मिलेगा tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी ओवर आर। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, फेज एंगल मिल गया हमें, दिस इज अ फेज एंगल। अब करंट को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, अगर हम करंट को कैलकुलेट करेंगे तो वही फार्मूला लगाएंगे, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू कितना बी आर एम एस ओवर कितना जेड। ये करंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो z की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड आउट करी जा सकती है, z की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड आउट करी जा सकती है इससे। और बी आर एम एस हमें यहाँ पर दिया हुआ होगा बी आर एम एस, तो बी आर एम एस हमें यहाँ से मिल जाएगा, z यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, आई आर एम एस निकल जाएगा। तो ये तो हो गई किसकी, सीरीज एलसीआर सर्किट की। अब सीरीज एलसीआर सर्किट में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ये रेजोनेंस कंडीशन बोर्ड में बहुत ज़्यादा आती है, तो इस रेजोनेंस कंडीशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। रेजोनेंस कंडीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। सो डियर स्टूडेंट, इसको जरा अच्छे से देखेंगे। सीरीज एलसीआर सर्किट में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें करंट मैक्सिमम हो जाता है। करंट मैक्सिमम तभी होगा जब आपकी इम्पीडेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। इम्पीडेंस जब मिनिमम हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन की अगर हम बात करें तो एक हमने अभी पढ़ा कि I इज इक्वल्स टू कितना है V ओवर Z। तो Z जब मिनिमम होगा, Z अगर मिनिमम हो जाए, इफ Z इज मिनिमम देन I विल बी मैक्सिमम, तब I क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम ओमेगा को बढ़ाएं, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है और एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी है। ये ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ अगर ओमेगा बढ़ाते तो एक्सएल बढ़ेगा और यहाँ ओमेगा बढ़ाएंगे तो एक्सी घटेगा। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक स्पेशल कंडीशन सर्किट में क्रिएट हो जाती है कि ओमेगा की जब हम वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाते हैं। एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, जब ओमेगा को बढ़ाते हैं तो एक्सएल बढ़ता है
और यहाँ XC घटता है, तो ये बढ़ता और ये घटता, तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है। जब ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएंगी देन जो इम्पीडेंस होगा सर्किट का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इम्पीडेंस की अगर हम बात करें तो Z ओमेगा L माइनस ओमेगा C, और यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होगा XL और XC, यहाँ पर XL और XC आपस में बराबर हो जाएंगे, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √0 प्लस कितना R², तो Z कितना आ जाएगा जो कि मिनिमम होगा, और Z वही होगा जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होगा। यानी एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई जिसमें L और C लगे होने पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ पर XL और XC एलिमिनेट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ R एक्टिव रहेगा, और R की वजह से Z क्या हो जाएगा, मिनिमम। जब Z मिनिमम होगा तो ऐसे में करंट मैक्सिमम होगा, और रेजोनेंस कंडीशन में करंट मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो रेजोनेंस कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट होगी या मैक्सिमम RMS वैल्यू ऑफ करंट होगी वो BRMS ओवर कितना होगा, Z मिनिमम, और Z मिनिमम कितना होगा, तो I मैक्सिमम यहाँ पर जो होगा वो होगा BRMS ओवर R। ये यहाँ पर रेजोनेंस के कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये रेजोनेंस के कंडीशन में यहाँ पर आपका करंट आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, I मैक्सिमम होगा। अब एक चीज़, रेजोनेंस कंडीशन में फेज डायग्राम क्या होगा, फेजर डायग्राम की क्या सिचुएशन होगी, और उसमें आपका करंट और वोल्टेज के अक्रॉस फेज डिफरेंस कितना होगा। तो अगर हमने अभी देखा ये VL था और इसी के अक्रॉस I था, और यहाँ पर जो हमने देखा था वो कितना था, VL माइनस BC, और BL माइनस BC क्या हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे, एक्टिव रहेंगे नहीं सर्किट में, तो फेज करंट और वोल्टेज यही हो जाएगा। तो ऐसे में आप tan phi इक्वल्स टू ये भी लगा सकते हैं, कितना, XL माइनस XC, और ये बराबर हो गए R। तो यहाँ से अगर आप फेज एंगल निकालेंगे cos phi, तो यहाँ पर अगर फेज एंगल की बात करेंगे तो phi की वैल्यू कितनी आएगी, तो phi यहाँ 0 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि XL और XC बराबर होने से BL माइनस BC क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और पूरा का पूरा रिजल्टेंट वेक्टर इधर ही एक्ट करेगा। I और B सेम फेज में हो गए, सेम फेज में होने से phi फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, ये थी बात सीरीज LCR सर्किट की। सीरीज LCR सर्किट में हमने इम्पीडेंस पढ़ा, फेज डिफरेंस पढ़ा, और हमने रेजोनेंस कंडीशन पढ़ी। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना, और इस वीडियो को देखने से पहले CR सर्किट और LR सर्किट जरूर देख लेना, नहीं तो इसके फेजर डायग्राम आपको समझ में नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच।